नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन पार्ट 4। मेरे बंगले में आने का गुप्त रास्ता भीमराव ने ही बताया था। उसकी बात काटकर फौतेदार सिंह ने कहा, उसी कैसे मालूम? ना तो मैंने पूछा और ना ही उसने बताया, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह यह है कि भीमराव से अंडरवर्ल्ड की कोई बात छिपी नहीं है। तभी कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। सुजान सिंह होगा, दोपहर में भी आया था। मैं उससे बात करके आता हूँ, कहने के साथ ही फौतेदार सिंह बेडरूम से बाहर निकल गया। कौन है? बंद सदर द्वार के समीप पहुंचकर फौतेदार बोला, मैं हूँ भीमराव। क्या है? फौतेदार की आवाज में नरमी आ गई। तेरे को तो सुजान सिंह के आदमी ले गए थे। क्या किया उन्होंने तेरे साथ? कुछ खास नहीं, इज्जत से रखा। अब साथ में सुजान सिंह, चंदानी, महंत वगैरह हैं। तेरे से बात करनी थी। भीमराव की आवाज आई। दरवाजा तो खोल दे। ऐसे ही बोल। सुजान सिंह को तेरी ऑफर मंजूर है। कौन सी ऑफर? यही कि खजाने का आधा तेरा, बाकी आधा यह बांट लेंगे। फौतेदार दरवाजे के करीब से हटा और पास ही बनी खिड़की का पर्दा जरा सा सरकाकर बाहर झांका। भीमराव के करीब ही महंत, सुजान सिंह, अमृतलाल, मेवाराम चंदानी और अन्य व्यक्ति खड़े नजर आए। फौतेदार के होठ पिच गए। वह पुनः दरवाजे के पास पहुंचा। तूने जवाब नहीं दिया फौतेदार। भीमराव की आवाज आई। महंत नक्शा निकालकर मेरे हवाले करने को तैयार है? हाँ, ठीक है। 1 घंटे के बाद मैं दरवाजा खोलूंगा। उसके बाद सिर्फ महंत ही भीतर आएगा। नक्शा गुप्त जगह से निकालकर मेरे हवाले करेगा। बाकी बातें उसके बाद ही होंगी। फौतेदार ने स्थिर लहजे में कहा। 1 घंटे बाद क्यों? मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद कपड़े बदलने हैं। तुम लोग सोचने के लिए 3-4 घंटे ले सकते हो, तो 1 घंटा तुम लोगों को बाहर खड़ा रखने का हक मैं भी रखता हूँ, फौतेदार ने पूर्वता लहजे में कहा। पल भर की खामोशी के बाद सुजान सिंह की आवाज आई। अच्छी बात है, हम घंटा भर इंतजार करेंगे। यहीं पर खड़े हैं। खड़े रहो, फौतेदार कहते हुए पलट गया। बाहर सुजान सिंह ही है, फौतेदार ने बेडरूम में प्रवेश करते हुए कहा। वह मेरी ऑफर कबूल कर रहा है कि आधा मेरा, बाकी आधा उन लोगों का। उनकी इस ऑफर को मैं फौरन से पेशतर कबूल करता अगर भीमराव ने मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को न कहा होता। आखिरी शब्द उसने देवराज चौहान से कहे। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। फौतेदार, तुम्हें भीमराव के शब्दों से मैं मुक्त करता हूँ। तुम्हारे मन में यह बात न रहे कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर नुकसान हो गया है। बेशक तुम सुजान सिंह के गले मिल सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे भीमराव ने एक बात और भी कही थी, और वह कभी भी मुझे गलत राय नहीं देगा। फौतेदार ने अपनी आई कैप को ठीक करते हुए कहा। उसने कहा था, देवराज चौहान के साथ जो सौदा तय होगा वह तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि मैं खुद तुम्हारे साथ हेरा फेरी नहीं करता, और सुजान सिंह के साथ हुए सौदे की कोई कीमत नहीं होगी। वह कभी भी अपने वायदे से मुकर सकता है, और तो और धोखेबाजी में वह जान भी ले सकता है। मेरे ख्याल से कुछ कम खा लो, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। सुजान सिंह से मिलने का मतलब है आस्तीन में पल रहे सांप के साथ चलना, जो कभी भी डस सकता है। मुझे कोई सामने से मार दे तो गम नहीं होगा। पीछे से वार करके किसी ने मेरी जान ले ली तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, जबकि मैं नहीं चाहता कि मरने के पश्चात मुक्ति के लिए मेरी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहे। समझदार हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। वह लोग बाहर 1 घंटा इंतजार करेंगे। हमें गुप्त रास्ते से निकल चलना चाहिए। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तुम लोग जाओगे कहाँ? लोटिया ने उसके आदमियों पर निगाह मारी। फौतेदार उसकी बात का मतलब समझ गया। मैं तुम लोगों के साथ साथ आऊंगा, और मेरे आदमी अपने ठिकाने पर। जरूरत पड़ने पर मैं इनसे मिल लूंगा, फौतेदार ने कहा। फिर अपने आदमियों की तरफ पलटा। समझ गए तुम लोग? समझ गए। भीमराव को यहाँ हुई बातें बता देना। सबने सहमति से सिर हिला दिया। तत्पश्चात लोटिया ने गुप्त रास्ता खोला और एक एक करके सब बाहर जाने के लिए भीतर प्रवेश करते चले गए। ठीक 1 घंटा बीतने पर भीमराव ने पुनः बेल दबा दी। भीतर घंटी बजने की आवाज गूंजी। वह दरवाजा खुलने या भीतर से फौतेदार की आवाज का इंतजार करने लगे। सुजान सिंह और मेवाराम चंदानी के चेहरे पर उत्तेजना थी, जबकि महंत के चेहरे पर खुशी या दुख किसी प्रकार के भाव नहीं थे। भीमराव भीतर से सामान्य ही था, परंतु चेहरे से वह बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। मुनासिब वक्त बीतने पर भी दरवाजा न खुला तो भीमराव ने पुनः बेल का बटन दबा दिया। तब भी कोई आहट या जवाब नहीं मिला। बेचैन हो रहे सुजान सिंह और चंदानी आगे बढ़कर बार बार बेल बजाने लगे, तो 5 मिनट तक यही आलम रहा। दरवाजा नहीं खुला तो सुजान सिंह पलटकर दहाड़ा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, दरवाजा तोड़ दो। रुको रुको, एक बार फिर कोशिश करके देख लो, भीमराव बोला।
कोशिश? सुजान सिंह ने तीखी निगाहों से उसे देखा। और कितनी कोशिश करे? हर बार वह एक ही बार बेल मारने पर आया। अब क्या वह अफीम चाटकर सोया पड़ा है? कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि भीतर कोई गड़बड़ है। तोड़ो। 4 आदमी आगे बढ़े और कंधों से दरवाजे को जोर जोर से ठोकरे मारने लगे। भीमराव एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लेने लगा, जबकि चंदानी के चेहरे पर चिंता छा चुकी थी। 10 मिनट की कोशिश के पश्चात दरवाजा कब्जों सहित उखड़ गया। उखड़े दरवाजे को एक तरफ हटाकर सुजान सिंह और उसके आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। सबके हाथों में रिवॉल्वर थे। चंदानी भी रिवॉल्वर थामे था। भीमराव और महंत खाली हाथ थे। जो भी नजर आए रुकना मत, सोचना मत, सुजान सिंह दहाड़ा। देखते ही गोली से उड़ा देना, वरना वह लोग हमें मार देंगे। अगले 5 मिनट में ही सारा बंगला छान मारा। उन्हें वहां कोई भी नजर न आया। अलबत्ता ऊपर बेडरूम में चाय के प्याले वगैरह अवश्य नजर आए। लगता है वह लोग गुप्त रास्ते से चले गए हैं, चंदानी के होठों से निकला। चले गए हैं? क्यों चले गए हैं? सुजान सिंह ने दहाड़ कर कहा। उसने तो 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलने को कहा था। यहाँ रहने में उसे फायदा था, फिर जाने का क्या मतलब? एकाएक सुजान सिंह ठिठका। उसका चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। नक्शा? वह लोग नक्शा ले गए लगते हैं। उन्हें नक्शा मिल गया होगा। महंत, नक्शा कहाँ है? महंत के होठों से गहरी सांस निकल गई। वह नक्शा सुजान सिंह के हवाले नहीं करना चाहता था। सुजान सिंह उसे कभी भी पसंद नहीं आया था, परंतु मजबूरी थी। वह इस समय सुजान सिंह के फंदे में था। मामा, नक्शा निकालूं? हाँ। चंदानी ने महंत को देखकर गंभीर भाव में सर हिला दिया। महंत आगे बढ़कर वार्डरोब के करीब पहुंचा। वार्डरोब खोलकर उसके पल्ले को वैसे ही बीच में से जुदा किया जैसे लोटिया ने किया था, और अगले ही पल महंत चीख ही पड़ा। आंखें हैरानी से फट गई। नक्शा गायब है। क्या बक रहे हो? सुजान सिंह जैसे पागल हुआ जा रहा था। इसमें बकने वाली बात कहाँ से आ गई? महंत ने माथे पर बल डालकर सुजान सिंह को देखा। मैंने सीधी सीधी बात कही है, तुम खामखा फालतू का मुंह फाड़ रहे हो। सुजान सिंह दांत पीसकर उसे देखने लगा। नक्शा कहाँ है? सुजान सिंह के स्वर में गुर्राहट थी। यही था, इस पल्ले के गुप्त खानों के बीच। महंत ने एक निगाह पल्लों पर डाली। अब नहीं है, ले जाने वाले ले जा चुके हैं। तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकते महंत। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मुझे दोबारा झूठा कहना। महंत उसकी बात काटकर कड़वे स्वर में बोला। नक्शा यही था, अब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो कौन ले गया? चंदानी खुद असमंजसता में घिरा पड़ा था। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। फोतेदार कहाँ चला गया? क्यों चला गया? मैं क्या बता सकता हूँ? सुजान सिंह ने महंत को घूरा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर नक्शा यही था तो फौतेदार के फरिश्तों के भी हाथ नहीं लग सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि वार्डरोब के पल्लों में कोई गुप्त खाना होगा। सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, महंत बोला। यहाँ से कोई भी नक्शा हासिल नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसे इस बात की जानकारी हो। क्या मतलब? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पापा यहाँ आए होंगे। उनसे फौतेदार का सौदा पट गया होगा, यानी कि जब हम यहाँ आए उस समय पापा यहीं होंगे, फौतेदार के पास। तभी तो फौतेदार ने 1 घंटे बाद दरवाजा खोलने को कहा था। उसके बाद वह सब गुप्त रास्ते से चले गए होंगे और हम बाहर ही खड़े रहे। सुजान सिंह खूनी निगाहों से महंत को देखने लगा। मुझे लगता है महंत ठीक कह रहा है। चंदानी के जबड़े कस गए। मेरा भी यही विचार है, भीमराव ने शांत स्वर में कहा। तो कुत्ता लोटिया बाजी मार ही ले गया। सुजान सिंह पागल होने लगा। मैं उसे सुजान सिंह, महंत एकाएक गुर्राया। ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर। मेरे पापा को मेरे ही सामने गाली देने की जरूरत नहीं है। सुजान सिंह ने दांत किटकिटाए और हाथ में थमी हुई रिवॉल्वर उस पर तान दी। तू अपनी खैर मना, तेरी जरूरत समाप्त हो। सुजान सिंह, एकाएक मेवाराम चंदानी गुर्राया। रिवॉल्वर नीचे कर ले। लोटिया को भूल जा और इतना याद रख, महंत मेरा भांजा है, मेरी बहन का लड़का, और यह बात हम में पहले ही तय हो चुकी है कि मिलने वाले माल में से 15 करोड़ महंत का होगा। नक्शा हाथ नहीं लगा तो इसका यह मतलब नहीं कि तू अपना आपा खो बैठे। जिस खजाने तक तू पहुंचने की आस लगाए बैठा है, उस खजाने का दूसरा नक्शा मेरे पास है। जिस तरह महंत की अब कोई जरूरत नहीं, उसी तरह अब मुझे तेरी भी जरूरत महसूस नहीं हो रही। सुजान सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से चंदानी को देखा। हालात कैसे भी हों, होश नहीं गंवाने चाहिए। जिस तरह सब कुछ चल रहा था, अब भी सब कुछ उसी तरह चलेगा। हम सब हिस्सेदार होंगे। हिस्सेदार? किस बात के हिस्सेदार? सुजान सिंह फट पड़ा। हमारे पास अधूरा नक्शा है, उनके पास नक्शा पूरा हो चुका है। जहां पर माल दबा पड़ा है वह लोग तो वहां तक पहुंच जाएंगे, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। मेवाराम चंदानी के होठों पर कुटिलता से भरी हुई मुस्कान आ गई। नक्शा होने पर भी इतना आसान नहीं है वहां तक जा पहुंचना।
20-25 साल के वक्त में न जाने कितने बदलाव आए होंगे। बहुत खतरनाक चट्टानों से भरा दलदली जंगल था वह। एक एक वहशी जानवर वहां भरे पड़े थे। नक्शा लेकर वह लोग जहां पहुंचेंगे, जहां से खजाने की यात्रा शुरू करेंगे, वहां का तो मुझे पता है। इससे पहले कि वह लोग वहां पहुंचे, हमें पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। हम उन पर नजर रखेंगे। हम उनसे नक्शा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके पीछे खजाने वाली जगह पर पहुंच सकते हैं। सुजान सिंह की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो गई। मुझे इजाजत दो, भीमराव बोला। तुम लोगों के साथ मेरा कोई काम नहीं। चंदानी और सुजान सिंह की निगाहें भीमराव पर जा टिकी। नहीं, तुम हमारे साथ ही रहोगे। क्यों? मेरा तुम लोगों के साथ क्या काम है? भीमराव के माथे पर बल उभर आए। काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम हमारी योजना देवराज चौहान तक पहुंचा सकते हो, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस कदम के बारे में कोई जाने। चंदानी ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। इसलिए तुम्हें छोड़ देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। खुशी से रह लो या फिर जबरदस्ती ही सही, यह बात तुम पर निर्भर है। अगर खुशी से रहते हो तो हम वायदा करते हैं, खजाना हाथ लगते ही अच्छी खासी रकम तुम्हें भी मिल जाएगी। भीमराव समझ गया कि जो यह कह रहे हैं वह करके ही रहेंगे। शराफत से इनकी बात मान लेना ही उसके हित में है, वरना जबरदस्ती में वह इनके साथ मात्र बंधक बनकर ही रह जाएगा। एकाएक वह मुस्कुराकर बोला, मुझे साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं। खास तौर से इसलिए ऐतराज नहीं कि खजाने में से मुझे भी तो कुछ मिलना ही है, और यह रकम 2-4 करोड़ से कम क्या होगी। चंदानी ने सिर हिलाकर सुजान सिंह को देखा। अब हमें यहाँ इस शहर में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना चाहिए, जहां नक्शे सहित देवराज चौहान और लोटिया को पहुंचना है। कहीं ऐसा न हो कि वह पहले पहुंच जाए और हम कुछ भी ना करने योग्य रह जाएं। चलो चलो, मैं खुद भी यहाँ रुकना नहीं चाहता, सुजान सिंह व्याकुलता से बोला। देवराज चौहान, जगमोहन, पाल खन्ना, बूंदी बलिया, अवतार सिंह, लोटिया और सुधीर शर्मा की नशे से भरी आंखें फोतेदार सिंह पर ही टिकी हुई थी। आधे मिनट की खामोशी को सुधीर शर्मा की नशेयुक्त आवाज ने तोड़ा। इस काणे को कहां से पकड़ लाए? अपने लिए काणे का संबोधन सुनते ही फौतेदार का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ने लगा। वह दांत किटकिटाकर वहशी स्वर में बोला, साले, शराबी, गंदे, नशेड़ी, अपने शब्दों को संभाल कर बात कर। सुधीर शर्मा हौले से हंसा और नशे युक्त आंखें मिचमिचाकर फौतेदार सिंह के धधकते चेहरे को देखते हुए बोला, कलप क्यों रहा है? काणे को काणा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? किसी से भी पूछ लो। मेरी बात पर कोई ऐतराज उठा ले तो मैं नहीं कहूंगा। वैसे तूने मुझे साला, शराबी, गंदा, नशेड़ी कहा, मैंने बुरा माना? नहीं माना। हालांकि साला शब्द तेरा ज्यादा था, फिर भी मैंने परवाह नहीं की। बहरहाल मैं हूं ही शराबी, इसलिए नशेड़ी कहा जाना किसी का बुरा नहीं मानता। इसी तरह तेरे को भी काणा कहे जाने का बुरा नहीं मानना चाहिए। फौतेदार की इकलौती आंख से आग बरसने लगी। तू वही नशेड़ी पायलट है ना, जिसने खतरनाक ढंग से प्लेन लैंड किया था? तेरी आधी बात सही है और आधी गलत। सुधीर शर्मा हंसा। दरअसल मैं वही नशेड़ी पायलट हूँ, और आगे की बात यह है कि उस खतरनाक पॉइंट पर मैंने सफलता से प्लेन लैंड किया था। यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जो भी हो, नशेड़ी की औलाद, तू मुझे काणा नहीं कहेगा। कहूंगा, काणे को काणा ही कहूंगा, अंधा नहीं कहूंगा। वह हंसा। फौतेदार का चेहरा वहशी भाव से भर उठा। अभी भी संभल जा नशेड़ी, वरना। अरे भाई, इसमें झगड़ने की क्या बात है? फौतेदार को गर्म होते देखकर जगमोहन आगे आया और फौतेदार से बोला, उसे तो तब समझाएं अगर तुमने अपने शब्दों पर काबू रखा हो। तुम भी तो उसे गंदा, नशेड़ी, शराबी कह रहे हो। तुमने कौन सा इसे कम कहा है? यह तो है ही गंदा शराबी, फौतेदार ने कड़वे स्वर में कहा। इसके बारे में जो सुना था वही देख रहा हूँ कि यह हर समय पिए रहता है। सुधीर शर्मा हाथ में पकड़ी बोतल से घूंट भरकर हंस पड़ा। यही तो मैं कह रहा हूँ, शराबी को शराबी और काणे को काणा। फौतेदार दांत पीसकर उसे घूरने लगा। बात बराबर। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ भी कहो, इससे किसी को कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन जगमोहन ने फौतेदार की इकलौती आंख में देखा। इस मुद्दे पर हाथ उठाने वाला काम नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो झगड़ा करेगा उसे इस मामले से निकाल दिया जाएगा। यह तुम मुझसे कह रहे हो? फौतेदार ने जगमोहन को घूरा। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। अपना गुस्सा चंबल में जाकर दिखाना, यहाँ नहीं चलेगा। आपसी झगड़े हम सबको ले डूबेंगे। हमारी मंजिल वह खजाना है। यह ठीक है कि हम लोग अपनी जुबान के पक्के हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। अगर तुमने झगड़ा पैदा करने की कोशिश की तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। जगमोहन का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। अगर तुम सीधी तरह बात नहीं समझना चाहते
तो इसे धमकी ही समझ सकते हो। फौतेदार ने अपनी आई कैप पर हाथ फेरा। चेहरे पर छाई शक्ति जाने कहाँ सिमटकर गायब होती चली गई। होठों पर मुस्कान उभर आई। दरअसल इस समय मैं भी झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। हमें खजाने तक जाना है। आपस में फूट पड़ना ठीक नहीं होगा। यह तो यूं ही शराबी से प्यार भरी बातें हो गई थी। क्यों शराबी? ठीक कहा ना मैंने? साला काणा, सुधीर शर्मा मुंह बनाकर कह उठा। इतनी जल्दी तो सांप भी पलटनी नहीं खाता जितनी जल्दी तू बात पलट गया। तेरे जैसे लोगों को मैं भरोसे के काबिल नहीं मानता। तुम जैसे लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं। फौतेदार सिंह जोर से हंस पड़ा। सुना सुना तुम लोगों ने शराबी का शगुफा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे ज्योतिषी बनकर डेरा जमा ले। तगड़ी आमदनी हो जाएगी। तेरे जैसे भविष्यवक्ता को तो बस करो। देवराज चौहान जो काफी देर से खामोश खड़ा तकरार सुन रहा था, एकाएक बोल पड़ा। और काम की बात पर आ जाओ। इसके साथ ही सब सुन लो कि किसी भी स्थिति में हम में झगड़ा पैदा नहीं होना चाहिए। हमें नक्शा मिलाकर देखना चाहिए। फौतेदार ने कहते हुए जेब से तय किया नक्शा निकाल लिया। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता, लोटिया ने सिर हिलाकर कहा। अभी नक्शा मिलाकर देखने का वक्त नहीं आया। पहले हमें उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए जहां नक्शे की जरूरत पड़नी है। फिर भी नक्शा मिलाकर देखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं अभी इसकी जरूरत नहीं समझता। फौतेदार के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। नक्शा तो तुम्हारे पास है? उसने देवराज चौहान से पूछा। हाँ, मेरे ही पास है। लोटिया का कहना सही है कि नक्शा वहीं मिलाया जाए जहां से नक्शे की जरूरत शुरू होती है। देवराज चौहान ने कहा। हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में हमें कई तरह का सामान साथ ले चलना होगा। अब तो रात हो रही है। कल का दिन तैयारी के लिए छोड़ देते हैं। परसों सुबह ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? बलिया ने पूछा। अरुणाचल के जंगलों में, लोटिया ने जवाब दिया। दूर अरुणाचल की पहाड़ियां बादलों में धंसती प्रतीत हो रही थी। यह घना जंगली इलाका था, अरुणाचल की सीमा के करीब ही। दिन में कड़कती धूप चैन नहीं लेने देती थी और शाम को ठंडी हवा के झोंके मौसम को सर्द बना देते थे। कोई भी बादल का टुकड़ा आसमान में रुकता और बरसात करके चला जाता। यहाँ पर मौसम से लेकर इंसान तक कोई भी किसी बात का पाबंद नहीं था। आदिवासियों के इस इलाके में जंगल का कानून था। सरकारी कानून तो यहाँ से छूकर भी न गया था। फिर भी आज के आदिवासियों और 2 दशक पहले के आदिवासियों में काफी परिवर्तन आ गया था। पहले आदिवासी आम इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। भूला भटका कोई उनके इलाके में आ जाता तो उसे वह अपना दुश्मन समझते और घात लगाकर उसकी जान लेने के पश्चात जश्न मनाते। परंतु सरकार के आदिवासियों के प्रति उठाए गए असफल कदमों के बावजूद भी आदिवासियों में इतनी जागृति आ गई थी कि बाकी इंसान भी उन जैसे ही हैं। उनका बुरा चाहने वाले दुश्मन नहीं हैं। अब इन आदिवासी इलाकों में कोई आ जाए तो वह उनका स्वागत करते, खास तौर से इस लालच में कि पहनने को कोई कपड़ा उनसे मिल जाएगा। 50% आदिवासियों के शरीरों पर मैले कुचैले कपड़े मौजूद थे, अन्य कपड़े विहीन, छाल लपेटे या फिर फटा पुराना कपड़ा अपने शरीर पर लपेटे होते। इनमें से कई तो शहरों तक भी हो आए थे। 200-200 की आबादियों की संख्या में आदिवासियों के कबीले चंद चंद दूरी तक फैले हुए थे और इनके 6 किलोमीटर दूर दक्षिण में जंगल था। भयानक जंगल, दलदल से भरा भयानक जंगल। खतरनाक वहशी जानवरों की वहां भरमार थी। आम इंसान तो दूर, यहाँ के आदिवासी बाशिंदे भी उस जंगल में जाने से कतराते थे, क्योंकि कभी उनमें से जो भी वहां गया वह फिर वापस नहीं लौटा। आदिवासियों ने इस जंगल को मौत का जंगल करार दे दिया था। आदिवासी कानून के मुताबिक अगर किसी को मौत की सजा देनी होती तो उसे जंगल के किनारे पेड़ के साथ बांध दिया जाता और अगले चंद ही घंटों में जंगल के वहशी जानवर उसके शरीर की बोटी बोटी करके खा जाते। उसका मात्र हड्डियों का ढांचा ही रस्सी के सहारे पेड़ के नीचे तने से बंधा रह जाता। सुजान सिंह, महंत, मेवाराम चंदानी, भीमराव, अमृतलाल और इनके साथ करीब 20 आदमी इन आदिवासी कबीलों को पार करके जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो दोपहर हो रही थी। सिर पर चढ़ा सूर्य जैसे बदन को खा रहा था। पसीने ने उनके जिस्मों को चिपचिपा कर रखा था। सबने चंद घने पेड़ों के झुंड में बसेरा बना लिया था। इससे धूप से उन्हें बचत थी और कभी कभार हवा का झोंका भी उन्हें नसीब हो जाया करता था। सबसे पहले तो खाना खाया गया। काफी ज्यादा मात्रा में मुश्कों में भरकर पानी लाया गया था, क्योंकि जंगल में कहीं भी पीने का पानी मौजूद नहीं था। आते समय उन लोगों ने कोशिश की थी कि आदिवासी कबीलों में से चंद आदिवासी जो जंगल का भीतरी रास्ता जानते हैं उन्हें अपने साथ ले ले। उन्हें मोटे पैसे का लालच दिया गया, परंतु कोई भी मौत के मुंह में जाने को तैयार नहीं था।
खाना खाने के पश्चात लकड़ियों को जलाकर उन पर चाय बनाई गई। शीशे के गिलासों में डालकर सबने चाय के गिलासों को थाम लिया। दोस्तों, चाय का घूंट भरने के बाद सुजान सिंह ने सब पर निगाह मारी। इस समय हम शहर से मीलों दूर खतरनाक इलाके में हैं। किसी भी हालत में हमें बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमारी जरा सी भी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। सामने जो जंगल तुमको नजर आ रहा है वह आदमखोर जानवरों से भरा पड़ा है। इसके साथ ही हमारे दुश्मन लोटिया देवराज भी यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। उनसे हमारा टकराव होना भी लाजमी है। हमें खुद नहीं मरना बल्कि उन लोगों को मारना है। किसी भी हाल में हमें अपनी संख्या कम नहीं होने देनी और कामयाबी पर हमें इतना मोटा खजाना हासिल होना है कि आप सब तमाम उम्र बिना कुछ किए चैन से जिंदगी बिता सकेंगे। इस बात को आप यह भी कह सकते हैं कि यह आप लोगों का आखिरी मौत का खेल है। जो अपनी सावधानी और समझदारी से कामयाब रहा तो बाकी की जिंदगी मौज करेगा, मौज। सबके चेहरों पर चमकपूर्ण उत्साह छा गया। हमारे पास हर तरह के पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं। दुश्मन चाहे कितने भी हों, जंगल में कितने भी आदमखोर जानवर हों, आर्म्स की हमारे पास कमी नहीं होगी। सुजान सिंह ने उन सब पर निगाह मारी। सबका ध्यान अपने पर पाकर वह पुनः बोला, इस समय हम सब लंबे सफर से यहाँ आए हैं। जिस्मों की थकावट कुछ देर की नींद लेकर उतार सकते हैं। तब तक हम आसपास नजर दौड़ा कर आते हैं। फिर वह महंत और भीमराव से बोला, चंदानी तो मेरे साथ चल रहा है, तुम लोग भी चलोगे? जा कहाँ रहे हो? भीमराव बोला, यूं ही आसपास नजर मार ले। शुक्रिया, मैं फिलहाल आराम कर लेना पसंद करूंगा, भीमराव ने जवाब दिया। सुजान सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से महंत को देखा। इस धूप में मेरा भी कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। सुजान सिंह ने सिर हिलाया और चंदानी के साथ पेड़ों के झुंड में से बाहर निकल गया। सब अपने काम चलाओ बिस्तरे निकालकर मिली जुली हरी सूखी घास पर बिछाने लगे। महंत ने सिगरेट सुलगाई और झुंड से बाहर निकलकर धीमे धीमे कदमों से टहलता हुआ कुछ दूर पेड़ की छाया में रुककर कश लगाते हुए चिलचिलाती धूप में आंखें मिचमिचाता हुआ आसपास निगाहें दौड़ाने लगा। वह सोच रहा था 20-25 साल पहले इसी जगह पर उसके पापा और मामा आए थे करोड़ों के जेवरात छिपाने। वास्तव में खतरनाक जगह थी, आबादी से कटकर। यह ऐसी जगह थी कि यहाँ की खबर बाहर और बाहर की खबर का भीतर आना संभव ही नहीं था। पेड़ की छाया में खड़े उसे कुछ पल ही बीते होंगे कि कदमों की आहट पाकर उसने सिर घुमाया तो भीमराव को पास आते पाया। यहाँ तो काफी गर्मी पड़ती है, मेरी तो जान निकल रही है, भीमराव करीब आकर बोला। हाँ, महन ने सिर हिलाया। दिन में जितनी गर्मी पड़ती है रात में उतनी ही ठंड पड़ती है। अजीब मौसम है यहाँ का। भीमराव ने गहरी सांस लेकर पेड़ों के झुंड को देखा। वहां सब बिस्तरे बिछाकर आराम के ध्येय से नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। अमृतलाल कहाँ है? महन ने पूछा। पेड़ों के झुरमुट में, आदमियों के पास, भीमराव ने कहा। फिर ठिठक कर बोला, दूसरी पार्टी में तुम्हारा बाप है। सुजान सिंह के साथ तुम्हारा होना मुझे अजीब सा लग रहा है, वह भी उस हालत में जबकि सुजान सिंह ने तुम्हारे बाप की जगह ले ली है और तुम भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हो। महंत ने आंखें सिकोड़कर भीमराव को देखा। तुम अपने काम से मतलब रखो। वह तो रख ही रहा हूं, यूं ही पूछ लिया था, भीमराव मुस्कुराया। अपने को देखो, दूसरों के गिरेबान में झांकना बंद कर दो, महंत के स्वर में कड़वाहट भर आई। वैसे तो देवराज चौहान के सगे बने फिरते हो और उसके खिलाफ साथ दे रहे हो सुजान सिंह का। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मजबूरी में मुझे सुजान सिंह का साथ देना पड़ रहा है, वरना मेरे लिए चैन की सांस लेना भी कठिन हो जाता। अगर मर्द होते तो सुजान सिंह का साथ न देते। महंत का स्वर तीखा था। सही कह रहे हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैं मर्द नहीं हूँ। नामर्द हो? महंत का जहरीला स्वर व्यंग में बदल गया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ही जाति का नामर्द, भीमराव अर्थपूर्ण लहजे में कहकर महंत की आंखों में देखने लगा। महंत ने होठ भींच लिए, कहा, कुछ नहीं। जिस तरह तुम नामर्द बनकर सुजान सिंह का साथ दे रहे हो, ठीक उसी तरह मैं भी नामर्द बनकर सुजान सिंह के साथ हूँ। भीमराव जवाब में महंत के मुंह से कुछ सुनना चाहता था, परंतु महंत ने भींच रखे होठ न खोले। अलबत्ता आंखें भीमराव पर ही टिकी हुई थी। चंदानी, सुजान सिंह बोला, तुम्हें उस रास्ते का तो ध्यान होगा जहां से तुम और लोटिया माल सहित जंगल में घुसे थे या निकले थे। इस बारे में मैं सोच चुका हूँ, चंदानी ने कहा। मुझे इतना तो याद है कि जब हम जंगल से निकले थे तो सामने ही लाल पत्थरों का टूटा फूटा कमरा बना हुआ था। उसकी छत गुम्बद की तरह थी, जैसे पुराने जमाने का कोई मकबरा हो। हमने वहीं बैठकर नक्शे को मुकम्मल किया था। बता सकते हो वह गुम्बद वाला मकबरा कहाँ होगा? नहीं, इस बारे में मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तलाश किया जाए तो उसे ढूंढा अवश्य जा सकता है, मेवाराम चंदानी ने सोच भरे स्वर में कहा। जहां तक मुझे याद है
उस मकबरे के पश्चिम में आदिवासी बस्तियां थी। वह बस्तियां आज भी हैं। इसका मतलब कि वह जगह उन बस्तियों के पूर्व में होनी चाहिए। और हम इस समय कहाँ पर हैं? एकाएक सुजान सिंह ने पूछा। हम शायद उन बस्तियों के पूर्व की ही तरफ हैं, चंदानी ने एकाएक कहा। यानी कि उस मकबरे वाली जगह को तलाश किया जा सकता है। अगर वह सलामत हुआ तो। पुराने लाल पत्थरों का बना था। पुराने जमाने के बने ऐसे कमरे मकान तो 100-100 साल चलते हैं, और कुछ नहीं तो उसके अवशेष तो मिलेंगे ही। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे ख्याल से लोटिया भी उस जगह के आसपास ही पहुंचने की कोशिश करेगा, सुजान सिंह बोला। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपने आदमियों के साथ तुरंत ही उस जगह की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। लंबे सफर से आए हैं, वह सब थके हुए। तो क्या हो गया, पिकनिक मनाने तो आए नहीं हम? सुजान सिंह उसकी बात काटकर तीखे स्वर में बोला। देखना, मेरे कहने की देर होगी, वह फौरन तैयार हो जाएंगे। 2.5 घंटे की मेहनत के पश्चात जब सूर्य अस्त होने लगा तो उन्हें लाल रंग का मकबरा टाइप कमरा नजर आया, जो कि आखिरी हद तक उजड़ चुका था। दीवारों से उसकी पतली लंबी लाल रंग की ईंटें गायब थी। एक तरफ की आधी दीवार वक्त के थपेड़ों से टूटकर मिट्टी में समा चुकी थी। गुंबद मात्र पत्थरों के ढेर समान लग रहा था। उसका लाल रंग इस हद तक फीका पड़ चुका था कि वह मटमैला सा नजर आ रहा था। परंतु एक खासियत यह नजर आ रही थी कि मकबरे नुमा कमरे के आसपास गंदगी नहीं थी। लगता था जैसे बकायदा वहां सफाई होती हो। मेवाराम चंदानी की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो गई। यही है वह जगह जहाँ का जिक्र मैं कर रहा था। किनारे क्या कर रहे हो? यहाँ का नक्शा देखकर लगता है कि तुमने यहीं अपना घर बना रखा है। कहीं तो घर बनाना ही था। उसकी निगाह चंदानी पर ही टिकी थी। यहाँ बना लिया? अकेले रहते हो? महंत ने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ। हैरानी है, खाते क्या हो? महंत के माथे पर आश्चर्य के बल उभर आए। यह जंगल है, बहुत कुछ खाने को मिल जाता है। शाकाहारी खाने का मन करता है तो फल और सब्जियां मिल जाती हैं। कहने के साथ ही उसने चंदानी के चेहरे से निगाह हटाई। मांसाहारी खाने का मन करता है तो? उसने एक तरफ पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर ऊपर की, जिसके ऊपर सूखा हुआ खून मटमैला होकर चमक रहा था। इस कुल्हाड़ी से शिकार कर लेता हूँ। निगाहें पुनः चंदानी पर जा टिकी थी। कब से रह रहे हो यहाँ? चंदानी ने मुंह खोला। कब से? पहली बार उसके होठ खुशकी से भरी मुस्कान में फैले और कुल्हाड़ी को एक तरफ दीवार के साथ खड़ा कर दिया। कैलेंडर मेरे पास है नहीं, घड़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई यहाँ आता नहीं कि पूछ सकूं यह कौन सा सन चल रहा है। कभी किसी खास चीज की जरूरत पड़े तो आदिवासियों के पास से ले आता हूँ, लेकिन आज तक किसी से पूछा ही नहीं कि कौन सा महीना और कौन सा साल चल रहा है। सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब यहाँ आया था तब बिल्कुल जवान था। सबके चेहरों पर न समझने वाले भाव थे। लेकिन यहाँ क्यों रह रहे हो? यूं ही। उसकी निगाहें पुनः चंदानी पर जा टिकी। शायद मेरी किस्मत में ऐसी ही जिंदगी बिताना लिखा था, लेकिन मुझे किस्मत से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं खुश हूँ, आज तो कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। क्यों? आप जैसे सभ्य इंसानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी लाल रंग की दरारों वाली आंखों में वैशी भाव आ गए थे, परंतु स्वर में कोई बदलाव न आया। वरना मैंने तो सोचा था यहाँ कोई आएगा ही नहीं। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं, भीमराव ने कहा। इस पर भी हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? दोस्त? उसने पूर्वता लहजे में कहा। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। जवानी के बाद से तो मैं शिकार ही करता आ रहा हूँ, जानवरों का। मुझे शिकारी कह सकते हो, क्योंकि अभी मुझे और भी शिकार करने हैं। शिकारी नहीं पसंद आया तो कुछ भी कह सकते हो, मसलन मोती। कभी मुझे मोती कहते थे लोग। मोती? सुजान सिंह ने जैसे नाम दोहराया। तुम जवानी से भी यहाँ रह रहे हो, इस बात का तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अवश्य ही तुमने कोई खतरनाक अपराध किया होगा, जिसकी सजा फांसी ही होगी, और तुम यहाँ आकर छिप गए। मोती हंसा, दरिंदगी से भरी हंसी। वैसे तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, फिर भी जवाब में यही कह सकता हूँ कि इस बात का जवाब तुम्हें भगवान ही दे सकता है, अगर वह है तो। मोती से तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मिलेगा। मोती ने पुनः चंदानी को देखा। अब मेरे बारे में पूछना छोड़ो, अपनी कहो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह जगह तो सिर्फ जानवरों के लिए है, जंगल में रह रहे वैसी जानवरों या फिर मुझ जैसे जानवरों के लिए। तुम लोग तो मुझे इंसान लगते हो। हम यहाँ पर शिकार खेलने आए हैं, सुजान सिंह ने जल्दी से कहा। जब सुना कि इस जंगल में खतरनाक वहशी जानवरों का डेरा है तो हमसे रहा न गया। मोती के चेहरे पर खुश्क और अजीब सी हंसी छा गई। शिकार करने आए हो? करो, शिकार का तो मुझे भी शौक है। मोती की निगाह चंदानी पर जा अटकी। देखते हैं शिकारी शिकार करता है या शिकार शिकारी का।
कुछ न कुछ तो होकर ही रहेगा। तुम्हारी बातें बहुत अजीब सी हैं मोती, कुछ समझ में आती हैं और कुछ नहीं। महंत बोला, बात करने का ढंग भी खास समझ में नहीं आ रहा। जानवरों में रह रहा हूं बरसों से, आधा जानवर तो बन ही चुका हूं, इसलिए बात करने की तहजीब बदल गई है। अब इंसानों में आ गया हूं, शायद मेरी तहजीब दुरुस्त हो जाए, तुम लोगों की समझ में मेरी बातें आने लगे। कई पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। क्या तुम शिकार में हमारी सहायता करोगे? जंगल के रास्तों से हम अनजान हैं, तुम्हारे साथ होने पर हमारे लिए खतरे कम हो जाएंगे। सुजान सिंह बोला, हो सकता है मेरे साथ होने पर खतरे कम ना हो, बढ़ जाएं। बहरहाल अगर तुम लोग चाहते हो तो अवश्य सहायता करूंगा। पहले ही कह चुका हूं, मुझे भी शिकार का शौक है। निगाह पुनः चंदानी पर जा टिकी। जंगल के जर्रे जर्रे से मैं इस तरह वाकिफ हूं जैसे कि लोग शहर की सड़कों से वाकिफ होते हैं। हम तुम्हें सहायता के बदले उचित मुआवजा देंगे। चंदानी बोला, अगर तुम कानून के डर से यहाँ छिपे हुए हो तो हम तुम्हें यहाँ से दूर अपने साथ ले जाकर कहीं और बसा देंगे ताकि आराम से जिंदगी बिता सको। मैं शिकार के दौरान अपना मुआवजा खुद हासिल कर लूंगा। मोती ने चंदानी की आंखों में झांका। तुम लोग अपना शिकार करोगे और मैं अपना शिकार करके खुद ही मुआवजा ले लूंगा। रही बात मेरी जिंदगी की, तो उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। मैं यहीं खुश हूं। तुम्हारी मर्जी, चंदानी बोला। सोच लेना, विचार बदल जाए तो कह देना। तभी महंत बोला, यह जगह अच्छी है, कुछ दिन हम यहाँ रह सकते हैं। मोती ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और महंत को देखने लगा। एकाएक वह वहशी दरिंदा नजर आने लगा था। चुपचाप पलटो और बाहर निकल जाओ, रहना तो दूर यहाँ कोई बैठने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उसके स्वर में कई जानवरों की एक साथ मिलीजुली गुर्राहट भर चुकी थी। यह मेरी जगह है, निकल जाओ यहाँ से। मेरी निगाहों में शिकार शिकार होता है, चाहे वह इंसान का हो या जानवरों का। वैसे भी अब मुझे इंसान और जानवर में कोई फर्क महसूस नहीं होता। निकलो। वह सब समझ चुके थे कि जंगल के रास्तों में मोती उनका बहुत बड़ा सहायक हो सकता है, इसलिए कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। तभी मेवाराम चंदानी मुस्कुराया। नाराज होने की आवश्यकता नहीं मोती, हमने एक बात कही, तुम्हें पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, हम बाहर रह लेंगे। हमारे पास छोटे छोटे टेंट हैं, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे। अब चलते हैं, अंधेरा घिरने वाला है, रात को रहने का हमें इंतजाम करना है। वैसे हम कल दिन में तुमसे मिलने आएंगे, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोती उसी खतरनाक स्वर में बोला और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी लहराई। अब जाओ यहाँ से। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब खामोशी से पलटे और मकबरे नुमा कमरे से बाहर निकलते चले गए। मोती लाल लाल आंखों से उन्हें जाते देखता रहा। सबके चले जाने के पश्चात मोती ने कुल्हाड़ी को दीवार से टिकाकर रखा और कोने की मिट्टी को हाथों से खोदने लगा। ऐसा करते समय उसके होठों से भेड़िए किसी गुर्राहट निकल रही थी। पत्थर के समान सख्त और लोहे की रॉड की भांति मजबूत उंगलियों से उसने 2 मिनट में ही आधा फीट गहरा गड्ढा खोदा कि उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराई। होठों से निकली गुर्राहट में एकाएक तेजी आ गई। अगले ही पल दूसरा हाथ गड्ढे में डाला और पूरा जोर लगाकर लोहे की छोटी सी संदूकची निकाल ली। उसके होठों से निकलने वाली गुर्राहटें मंद पड़ गई। संदूकची नीचे रखकर उसे खोला तो उसमें एक लिफाफा रखा नजर आया। लिफाफा उठाया तो उसका कागज इस कदर गल चुका था कि वह फट गया। उसने उसके बीच में रखी 2 छोटी छोटी तस्वीरें निकाली। तस्वीरें पीली पड़ चुकी थी, उस पर नजर आ रही चेहरों की प्रतिछाया धूमिल हो चुकी थी। उसने दोनों तस्वीरों को एक एक हाथ में थामा और उन्हें देखने लगा। कई पलों तक देखता रहा। उसमें से एक तस्वीर जय किशन लोटिया की थी और दूसरी मेवाराम चंदानी की। पुरानी तस्वीरें, उनकी जवानी की। आखिरकार उसने लोटिया की तस्वीर नीचे रखी और दोनों हाथों में छोटी सी चंदानी की तस्वीर थाम ली। उसकी लाल सुर्ख दरारों वाली आंखें शोले बरसाने लगी। चेहरा अजीब सी दरिंदगी से भर गया। एक आया है, एक। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीता धीमे धीमे गुर्रा रहा हो। सूरज प्रकाश गोखले आ गया। गोखले आ गया। एक तो आ गया, दूसरा वह भी आएगा। एक आया है तो दूसरा भी आएगा। 25 बरस हो गए मुझे इंतजार करते हुए, अब आएगा मजा। फिर उसकी निगाह चंदानी की तस्वीर से हटकर नीचे रखी लोटिया की तस्वीर पर जा टिकी। आवाज में पागलपन सा छा चुका था। वह नीचे पड़ी लोटिया की तस्वीर से बोला, ए तू कब आएगा? तेरा यार तो आ गया, तू भी आता ही होगा, आता ही होगा, हा हा हा। कहने के साथ ही गुम्बदनुमा छोटे से कमरे में उसके दरिंदगी से भरे वहशी ठहाके गूंजने लगे। लोटिया की तस्वीर भी उसने उठा ली। दोनों की तस्वीरें हाथों में थामे वह जोर जोर से ठहाके लगाता रहा, हंसता रहा पागलों की तरह।
गुम्बद नुमा कमरे से जब वह लोग काफी दूर आ गए तो सुजान सिंह बोला, यह आदमी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जंगल के सारे रास्ते जानता है, खजाने तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत न होगी। खतरनाक जानवरों से भी यह हमें बचाएगा। इसे जरा समझदारी से संभालना पड़ेगा, उल्टी खोपड़ी का आदमी है। इसका इस्तेमाल तो बहुत बाद में होगा, भीमराव बोला। पहले खजाने तक पहुंचने का इंतजाम होना चाहिए। आधे नक्शे से कुछ नहीं होगा, बाकी का आधा देवराज लोटिया के पास है, वह हमें मिलना चाहिए। वह भी मिल जाएगा, उन्हें यहाँ पहुंचने तो दो। सुजान सिंह दांत पीस उठा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उनके यहाँ आते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा, महन ने तीखे स्वर में कहा। यह इतना बड़ा इलाका है कि किसी को ढूंढ पाना संभव नहीं। पापा या देवराज चौहान आ भी गए तो हमें मालूम भी नहीं हो सकेगा। सुजान सिंह का चेहरा कड़वी मुस्कुराहट से भर गया। इसका इंतजाम भी है मेरे पास। रात सब आराम करेंगे और सुबह मैं अपने आदमियों को दूर दूर तक फैला दूंगा और 90% चांस है कि लोटिया इस गुम्बद नुमा कमरे तक जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि, चंदानी बोला, वह नक्शा मैंने और लोटिया ने इसी गुम्बद में बैठकर बनाया था। नक्शे का सेंटर पॉइंट गुम्बद ही है, जहां से नक्शे की सहायता से खजाने तक पहुंचा जा सकता है। हम यहाँ से इतनी दूर अपना पड़ाव डालेंगे कि लोटिया के आने पर हम तो उन्हें देख सकें, परंतु वह हमें नहीं देख सकेंगे। इस गुम्बद से ही वह खजाने पर जाने की यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो भी हो, यहाँ आने के पश्चात वह लोग हमारी निगाहों से छिपे नहीं रह सकेंगे, सुजान सिंह ने कहा। और जब वह नजर आएंगे तो सबसे पहले हमें कोई जुगाड़ लगाकर उनसे नक्शा हासिल करना है, ताकि हम खजाने तक पहुंच सके। बहरहाल उनके बीच इसी प्रकार की बातें होती रही। अपने आदमियों सहित आधा किलोमीटर दूर सुरक्षित सी जगह तलाश करके पड़ाव डाला और छोटे छोटे 8 टेंट गाड़ दिए गए। इतना सब करने तक दिन ढल गया था। चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। उन्होंने टेंटों में रोशनी के लिए लैंप जला लिए। खाना खाया गया। रात में पहरे के लिए 6 आदमियों को लगा दिया गया। कभी भी जंगल से निकलकर कोई जंगली वहशी जानवर उन पर हमला कर सकता था। सोने के समय भी तकियों के नीचे सबने रिवॉल्वरें रख ली। रात शांति से बीती। 10 बजे के बाद ठंडी हवाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सारी रात गर्म कपड़ों का अभाव महसूस होता रहा। ऐसा लगता जैसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो। वही दिन निकलने पर धूप ने इतनी तेज गर्मी कर देनी थी कि रात की ठंड ख्वाब के समान महसूस होनी थी। दिन निकलने पर चाय के प्याले थामे महंत और भीमराव अकेले मिले। महंत अलग थलग खड़ा चाय पी रहा था कि भीमराव उसके पास जा पहुंचा। कल जो आदमी गुम्बद में मिला था, मोती नाम था उसका। भीमराव चाय का घूंट भरता हुआ बोला। उसके बारे में एक खास बात नोट की तुमने? क्या? महंत ने शांत निगाहों से उसे देखा। वह दरिंदा सा लगने वाला मोती बात हम लोगों से कर रहा था, लेकिन उसकी खून भरी निगाहें ज्यादातर समय चंदानी पर ही थी, जैसे कि वह उसे बहुत पुराना जानता हो। भीमराव की निगाहें महंत पर ही थी। महंत ने सिर हिलाया। हाँ, महसूस किया था मैंने भी। वह सबसे बात कर रहा था, सबकी बातों का जवाब दे रहा था, लेकिन देख वह चंदानी को रहा था। बहुत अजीब लगी थी यह बात मुझे। चंदानी को क्यों घूर रहा था, इस बारे में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगर तुम यह कहो कि वह चंदानी को पुराना जानता है तो यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। मैंने तो अपना शक जाहिर किया था। भीमराव ने लापरवाही से कंधे उचकाए। लेकिन चंदानी को घूरने के पीछे कोई तो वजह होगी ही। महंत उसे देखकर हिचकिचाया, फिर बोला, अवश्य कोई वजह तो होगी ही। चंदानी के अलावा इस जगह पर लोटिया भी आया था। दोनों साथ ही थे। मेरे ख्याल से जब लोटिया उसके सामने आएगा तो शायद वह लोटिया को भी ऐसे ही घूरे। इस विश्वास का आधार? महंत की आंखें सिकुड़ गई। विश्वास की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने शायद और ख्याल जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। वह इतने सारे लोगों में चंदानी को घूर सकता है तो लोटिया को भी घूर सकता है। भीमराव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, क्योंकि सिर्फ यही दोनों इंसान कभी यहाँ आए थे। जिस तरह मैं मोती के हाव भाव देखकर अनजानी कड़ियां मिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी मिलाओ तो शायद इसी नतीजे पर पहुंचोगे। महंत ने भीमराव को घूरा, फिर सिर हिलाकर बोला, तुम्हारी बात समझ आते हुए भी समझ नहीं आ रही। तुम यह कहना चाहते हो कि वह आदमी जो जवानी की उम्र से गुम्बद में रहता हुआ बूढ़ा हो गया, जो खुद को मोती कहता है और इंसान कम जानवर ज्यादा लगता है, उसकी मेरे पापा और चंदानी से दुश्मनी हो गई थी जब वह जंगल में खजाना दबाने आए थे, और तब से वह यहाँ अपनी दुश्मनी चुकाने के लिए इस आशा से रह रहा है कि कभी तो वह दोनों आएंगे। इसी कारण कल शाम वह चंदानी को सामने देखकर उसे घूरे जा रहा था। कहने को तुम कुछ भी कह लो, भीमराव ने कहा, लेकिन जाने क्यों मुझे मामला कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। भीमराव, मैं मानता हूँ
मोती नाम के उस इंसानी जानवर के चंदानी को घूरने के पीछे अवश्य कोई बात रही होगी, लेकिन जो तुम कह रहे हो उस पर तो कोई गधा भी विश्वास नहीं करेगा। सही कह रहे हो, कोई गधा भी विश्वास नहीं करेगा, और तुम तो इंसान हो। स्वर में व्यंग के भाव आ गए। लेकिन मेरी यह बात अपने पल्ले बांध लो कि जंगल में मौजूद वहशी जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक मुझे वह इंसानी दरिंदा लगा है। एकाएक महंत बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। स्वर में तीखापन था। वह इंसान मोती कहता है कि यहाँ पर जवानी में आया था, रहते हुए बूढ़ा हो गया। यहाँ पर कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं है, फिर वह पानी कहाँ से पीता है? वहाँ पर गुम्बद नुमा कमरे में भी हमने कहीं भी पानी का इंतजाम हुआ नहीं देखा। भीमराव की आंखें सिकुड़ गई, होठ टेढ़े मेढ़े हो गए। तुम्हारी बात में दम है, भीमराव फौरन बोला। पानी तो यहाँ है नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए वह क्या करता होगा? आज जाएंगे उसके पास। चंदानी और सुजान सिंह को भी यह बात बतानी पड़ेगी। हो सकता है वह कोई फ्रॉड हो और किसी चक्कर में हमसे 2-4 दिन पहले गुम्बद में आ ठहरा हो सकता है उसे हम लोगों के चक्कर की कोई खबर लग गई हो और हमारा मार्गदर्शक बनकर खजाने तक पहुंचकर खजाना ऐन मौके पर हथिया लेना चाहता हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमें रात भर उसकी निगरानी करनी चाहिए थी ताकि असलियत हमारे सामने आ सके। आओ इस बारे में सुजान सिंह और चंदानी से बात करें। दोनों टेंटों की तरफ बढ़ गए। सुजान सिंह, मेवाराम चंदानी, भीमराव और महंत जब गुम्बद नुमा कमरे के करीब पहुंचे तो दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य की किरणें चिलचिलाती धूप फेंक रही थी। पसीना बदन को खाए जा रहा था। सुजान सिंह ने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया था ताकि देवराज लोटिया वहां आ पहुंचे हों तो उन्हें खबर मिल जाए। गुम्बद नुमा कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें धूप से राहत मिली, परंतु भीतर की गर्मी ने उनके गलों को खुश्क कर दिया। कमरा खाली था, मोती वहां मौजूद नहीं था। वह तो है नहीं, सुजान सिंह के होठों से निकला। बाहर गया होगा, महंत ने कहा। यह गड्ढा कैसा है? भीमराव की निगाह कोने में दिखाई दे रहे गड्ढे पर जा टिकी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।